सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम लॉज ऑफ मोशन के सेकंड वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आता है F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आज हम जानेंगे कि ये फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। ये फोर्स एक हमने जाना, अभी इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने जाना कि कोई भी बॉडी की अगर मुझे इसके इनर्शिया को चेंज करना है, उसको अगर रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो मुझे किसी ना किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बिना फोर्स के मैं उसकी इनर्शिया को चेंज नहीं कर सकता, उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो अभी तक बात यह है कि मेरे पास अभी तक हमने क्या हुआ, हम फोर्स को इमेजिन कर सकते हैं कि फोर्स एक इनविजिबल एजेंट है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आता है। बट अभी इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम कि इस फोर्स को क्या मैं मैथमेटिकली डिराइव कर सकता हूं, क्या मैं उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकता हूं। यही मैथमेटिकल फॉर्मूला आगे चल के अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो, मे बी अगर आप सिविल इंजीनियर बनते हो तो आप लोड कैलकुलेट करने के लिए यूज करोगे, F इज इक्वल्स टू ma यूज करोगे, या वेट को निकालने के लिए वेट इज इक्वल्स टू mg यूज करोगे। दोनों ही एक ही फॉर्मूला है। अगर कल को आप मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो तो कई आपके मोटर पार्ट्स, व्हीकल्स या आपके मशीन स्ट्रक्चर्स में लोड या फोर्स को कैलकुलेट करना होगा, तब भी आप इसी फॉर्मूला का यूज करोगे। या आगे चल के किसी भी मोशन में या किसी भी एक्टिविटी को अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तब भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला अभी तक हमको नहीं पता है। ये फॉर्मूला किसने दिया हुआ है? ये फॉर्मूला न्यूटन्स ने दिया हुआ है, और न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वही इसी फॉर्मूले को डिराइव करता है। मतलब मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के पहले तक फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास नहीं था। न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हमको एक फॉर्मूला मिला है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? F इज इक्वल्स टू ma। तो चलिए अब समझते हैं कि ये फॉर्मूला न्यूटन्स ने कैसे डिराइव किया होगा, या इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक इवेंट इमेजिन करते हैं, एक इंसिडेंस इमेजिन करते हैं। चलो बोर्ड पे चलते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास एक कोई बॉडी है। मैंने बोला कि मान लेता हूं मेरे पास एक कोई बॉडी है। अगर बॉडी है तो इसके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा। अगर मास है और साथ में बोल रहा हूं ये बॉडी मूव कर रही है, मूविंग कंडीशन में इसके पास कुछ वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो मैं क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी तो मैं क्या बोल सकता हूं? उसको u बोल सकता हूं। ठीक, अगर इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, तो सीधी सी बात है इसके पास मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम को किससे दिखाते हैं? मोमेंटम को हम p से दिखाते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता है? मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है मास इनटू वेलोसिटी, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा हुआ है। ये लॉज ऑफ मोशन का वीडियो 2 है। तो जिन लोगों ने वीडियो 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो 1 देख के आओ। वीडियो 1 देखने के बाद आप वीडियो 2 को ठीक तरीके से समझ पाओगे। ठीक, तो मैंने बोला कि मान लेता हूं कि मेरे पास एक कोई बॉडी है, मेरे पास एक कोई कार है, कोई व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी इमेजिन कर लो। वो मूविंग कंडीशन में है। मूविंग कंडीशन मतलब वो मूविंग स्टेट में है, मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? ये। ठीक, mu उसका मोमेंटम है। मैं चाहता हूं कि मैं इसके मोमेंटम को बढ़ाना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। तो इसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? जब मैं क्या करूंगा, थ्योरेटिकली इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करूंगा। जब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा तो क्या होगा? जब फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी कैसे चेंज आएगा? मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट मान लो मेरा यहां मूव कर गया है, और अभी इसका मास तो एज इट इज है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। कैसे? मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी पहले u थी और उसकी वेलोसिटी बाद में क्या बन गई है? v बन गई है। ठीक, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो सीधी सी बात है मोमेंटम में भी चेंज आया है। तो मोमेंटम में चेंज कैसा आएगा? तो यहां पे जो इसका मोमेंटम बनेगा वो क्या बन जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, यहां के मोमेंटम को p1 नाम देता हूं, यहां के मोमेंटम क्या नाम देता हूं? p2 नाम देता हूं। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ती है क्या होता है? इसका मोमेंटम जो कि p1 था वो p1 से बदल के क्या बन जाता है? p2 बन जाता है। ठीक, अभी मैंने बोला इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आया इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा इस डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, जिस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो गया? ये u से पहुंच के काम u से इसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई? v हो गई। ठीक, तो अब हम सबसे पहले पता करते हैं कि इसके मोमेंटम में कितना बदलाव आया। तो मोमेंटम में बदलाव कैसे बोल सकता हूं? इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा मेरा? चेंज इन मोमेंटम मान लो मेरा बनेगा, इसको मैं डेल्टा पी बोल सकता हूं। डेल्टा पी का मतलब ये डेल्टा साइन है। फिजिक्स में हम डेल्टा को इस्तेमाल करते हैं किसी क्वांटिटी में आए बदलाव को शो करने के लिए। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा शब्द है वो चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पी हमारा क्या है? यहाँ पे मोमेंटम है। ठीक, तो डेल्टा पी क्या बनेगा मेरे पास? डेल्टा पी बन जाएगा मेरे पास p2 माइनस ऑफ p1। दैट इज क्या हो जाएगा मेरे पास? p2 है मेरे पास mv और p1 है मेरे पास mu। ठीक, तो ये मेरा क्या बन गया? चेंज इन मोमेंटम बन गया।
अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है मेरे पास कि अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होती और इसकी स्पीड बढ़ के क्या हो गई 8 मीटर पर सेकंड होती, तो मैंने बोला कि इसकी चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो चेंज इन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब 8 मीटर पर सेकंड माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसा बनेगा मेरे पास, P2 माइनस ऑफ P1। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक, तो अभी हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल ली, लेकिन जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है टाइम रेट, पर यूनिट टाइम में चेंज हुआ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है मेरे पास, डेल्टा पी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब उस स्मॉल ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, तो पर यूनिट टाइम में कितने मोमेंटम में बदलाव आया। तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास m v माइनस u कर देता हूं, दोनों में से मैंने m कॉमन उठा लिया, तो क्या बचा मेरे पास v माइनस ऑफ u, और यहां पे ये कर दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर दिया हमने। ठीक, इसी को जब आगे बढ़ता हूं तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास इस v माइनस यू, v माइनस क्या, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा की फॉर्म में लिख देता हूं तो कैसा बन जाएगा मेरे पास, m डेल्टा v अपॉन का डेल्टा t लिख दिया मैंने। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन का t कहलाता है। तो यही फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं m इंटू का a बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये तैयार हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू ma हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे। तो इस न्यूटन्स के सेकंड लॉ को यूज करके मैं फोर्स का फॉर्मूला बना रहा हूं, और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस क्या करते हैं, अगर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करना होता है तो वो चेक करते हैं कि किन क्वांटिटी के बढ़ाने से वो वैल्यू मेरी बढ़ेगी और किस क्वांटिटी के बढ़ाने से वो वैल्यू घटेगी, इसको हम चेक करते हैं, और इसको इस मेथड को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या बन रहा है हमारे पास, ma, और हमारा जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स मेरा ज्यादा होगा। तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बनता है, ये बनता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, फोर्स के लिए हम F यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पहले तैयार कर लिया है। ये क्या है मेरे पास, m इंटू a। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, m इंटू a। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो वो m और a हमेशा उसके ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ मतलब ये कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, सीधी सी बात है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आती है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब ये हो गया कि ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर ये क्वांटिटी घट रही है और ये क्वांटिटी बढ़ रही, तब हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 अपॉन में क्वांटिटी को लिखते हैं। ठीक, तो ये चीज मेरा कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस, हम प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक, अब हम जब भी इसको इक्वेट करते हैं, मतलब ये बात है कि जब भी मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो ma मेरा ऊपर की तरफ आएगा। अब हम क्या करते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इसको किसी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ कोफिशिएंट आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेट अस सपोज दैट वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट हमारे पास है k। तो हमने एक कांस्टेंट इमेजिन कर लिया, वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास k। इस k को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद हम जब इक्वल्स टू का साइन लेते हैं तो k क्यों यूज कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि जब भी मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो उसमें m इंटू a तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मतलब ma के बढ़ने से फोर्स बढ़ता है, इसलिए जब भी मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो ma आएगा। तो चलिए अभी हमने देखा कि हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। और हमने यहां से क्या बनाया, हमने यहां से बनाया F इज इक्वल्स टू kma। k क्या है, k हम एक कांस्टेंट है। हम मान के चलते हैं कि जब भी हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो मेरा आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस फॉर्मूले को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इस ma की वैल्यू को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो जो फैक्टर होगा या वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी के कहलाएगी। ठीक, बाद में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया जाता है, कई बार इस पे प्रैक्टिकली चेक किया जाता है। चेक करने के बाद साइंटिस्ट ने ये देखा कि ऐसा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है मास और एक्सेलरेशन के अलावा जो कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे k की वैल्यू लिखते हैं कि जो k की वैल्यू हमारी आती है वो क्या आती है, k की वैल्यू मेरी 1 आती है। और k की वैल्यू मेरी दोनों ही यूनिट में, मतलब SI यूनिट में भी साथ साथ CGS यूनिट में भी, दोनों ही यूनिट में क्या आती है, 1 आती है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं k इज इक्वल्स टू 1 इन बोथ SI एंड CGS सिस्टम। CGS और SI सिस्टम दोनों में ही मेरी k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनता है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला बनके डेराइव हो जाता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे k से कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, k कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि मैं मान के चलता हूं कि ma के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन इस केस में देख रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है जो इसको बढ़ा या घटा रहा है। फोर्स एक कंप्लीट एनर्जी का कंपोनेंट है, इसके बीच में कोई भी अपोजिशन वाली चीज या कोई भी दूसरे फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं k की वैल्यू क्या ले रहा हूं, k की वैल्यू को मैं 1 ले रहा हूं। अगर दूसरे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तब ये k की वैल्यू 1 नहीं आती, चेंज होती जाती है। जैसे आगे चल के आप फ्रिक्शन के फॉर्म में पढ़ोगे तो फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस में वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो वहां पे हम कांस्टेंट क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, जो कि वैल्यू हमारी चेंज होती जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कांस्टेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी हमारा प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक कांस्टेंट बनता है। तो इस डेरिवेशन से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट क्या बनेगी। तो फोर्स की यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट यूनिट हम किस तरीके से समझते हैं उसको देख रहे हैं। तो बोर्ड का ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने डेरिवेशन को लिखा हुआ है, इस डेरिवेशन को आप लोगों को उतारना है। ठीक है, तो मैं यहां से मिटा चल रहा हूं, मिटाने के बाद मैं क्या बना रहा हूं, फोर्स की यूनिट बना रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी एब्सोल्यूट यूनिट की बात करता हूं। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब मैं नॉर्मल केस में फोर्स की यूनिट क्या बनाऊंगा। ठीक, तो अगर मैं बोलता हूं कि SI यूनिट में बात करता हूं तो फोर्स की SI यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे मेरा फॉर्मूला बनता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है 1 न्यूटन। तो हम न्यूटन को कैसे लिखते हैं, कैपिटल N के लिखते हैं। ये सर आइजैक न्यूटन के ऑनर में दिया गई यूनिट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूटन बोल रहे हैं। तो न्यूटन क्या है, अब इधर देखें अपन, अगर मैं मास को 1 kg ले लेता हूं और एक्सेलरेशन को 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ले लेता हूं, मतलब अगर मैं किसी मास को, जो कि मास मेरा 1 kg का है, उसको मैं 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से एक्सेलरेट कर देता हूं, तो जो फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो फोर्स क्या कहलाएगा, मेरा 1 न्यूटन कहलाएगा। मतलब सिंपली ये है कि 1 न्यूटन जो होता है मेरा, 1 न्यूटन मेरा 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, इसी तरीके से हम चलते हैं CGS यूनिट पे। CGS यूनिट मतलब छोटी यूनिट पे चलते हैं। तो जब CGS यूनिट की बात करते हैं तो कैसा हो जाएगा, इसको देखते हैं। CGS यूनिट के बारे में पहले आपको बता चुके हैं। लेंथ जो होता है उसको हम सेंटीमीटर में रीड करते हैं, मास को हम ग्राम में यूज करते हैं और टाइम को हम सेकंड में यूज करते हैं। ठीक, इस हिसाब से क्या होगा, फोर्स बराबर बनेगा मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास को किस पे यूज करेंगे, मास को हम यहाँ पे ग्राम में यूज करेंगे। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो मीटर की जगह क्या आएगा, मीटर की जगह आएगा 1 सेंटीमीटर, और टाइम के लिए तो मैं सेकंड ही यूज करता हूं, तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और यहां पे जो CGS यूनिट होती है वो कहलाती है मेरे पास 1 डाइन। यहाँ पे एक टर्म हमको नया सा मिल रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, 1 डाइन बोल रहे हैं। तो 1 डाइन फोर्स कितना होता है, अगर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज होता है कि 1 डाइन फोर्स कितना होता है, तो यहां हम चलते हैं कि अगर मैं किसी मास को, जो कि मेरा 1 ग्राम का है,
उसको मैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर देता हूं, तो मुझे जितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो फोर्स मेरा क्या कहलाएगा, 1 डाइन कहलाएगा। ठीक, तो यहां पे हमने दो यूनिट की बात करी, एक मेरी एसआई यूनिट है और दूसरी मेरी क्या है, सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट होती है मेरी न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है मेरी डाइन। चलिए, अगर एक सवाल आ जाता है कि न्यूटन और डाइन में आपस में क्या रिलेशन होगा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 मीटर को ऐसे उतार देता हूँ और यहाँ चलता हूँ 1 kg। तो kg को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैं जानता हूँ कि 1 kg कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा मेरे पास 1000 ग्राम। ये मेरा 1000 ग्राम बन गया। इधर क्या है मेरे पास, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 zeros मेरे को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। फिर क्या बन जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर ये क्या बनता है, ये बनता है मेरे पास 1 डाइन। 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इस सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये तरीका है। तो ये मेरे पास एक बढ़िया सा रिलेशन बनके तैयार हो जाता है न्यूटन और डाइन में। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि न्यूटन मेरी काफी बड़ी यूनिट है और डाइन मेरी बहुत ही छोटी यूनिट है। मतलब डाइन मेरा इतना छोटा फोर्स है, इतना छोटा फोर्स है कि जब मैं 10 टू दी पावर 5 डाइन तक पहुंचूंगा तब मेरा वो 1 न्यूटन के बराबर पहुंचता है। तो ये मेरा एसआई यूनिट कहलाती है और ये मेरी सीजीएस यूनिट कहलाती है। चलो, इसमें फोर्स की एक और यूनिट होती है, इसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल यूनिट भी इसी वीडियो में अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको इसी समझ में आएगी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं और मिटा के मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल यूनिट समझाता हूं कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है। चलिए, तो हम चल रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिट पे। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, सबसे पहले हम एसआई में बात करते हैं। एसआई सिस्टम में कि एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जनरली बोलते हैं 1 किलो वेट। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि 1 किलो वेट, या 1 किलो वेट ना बोल के इसको हम किलो फोर्स भी बोलते हैं। किलो वेट या किलो फोर्स क्या है, इसको समझते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट कैसा, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई मास है, लेट अस सपोज दैट, चलो यहां मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मास है, इस मास को मैंने स्मॉल m से लिया और ये मास मेरा एक्सेलरेट हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। वो कहां एक्सेलरेट हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर, अर्थ की तरफ वो एक्सेलरेट हो रहा है। और उस एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, उस एक्सेलरेशन को मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जो मेरा एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, स्मॉल g के फॉर्म में लिख रहा हूं। और ये स्मॉल g क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मेरा F इज इक्वल्स टू ma बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, फोर्स का फॉर्मूला ma की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, mg बोल रहा हूँ। मतलब ये कि जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला बना है ma, यहाँ पे मेरा एक और फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, mg बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है, नॉर्मल कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है। यहाँ पे लेकिन एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन है, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो मेरा एक कांस्टेंट है। और इसी फोर्स को मैं क्या नाम देता हूँ, इसी फोर्स को मैं नाम देता हूँ वेट। इसी फोर्स को मैं क्या नाम देता हूँ, वेट। तो जब मैं वेट नाम देता हूँ, अगर मैं 1 kg वेट बोलता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा 1 kg का मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होता है ये आप लोग जानते होंगे, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है मेरे पास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये एक हम कांस्टेंट वैल्यू इमेजिन करके चलते हैं कि स्मॉल g। तो अगर मेरा कोई 1 kg का मास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 kg वेट बोलते हैं। मतलब जनरल दुनिया में जो अपना वेट कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं हमारा वेट 60 kg है,
बट ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। 60 केजी हमारा मास है, तो हमारे मास से बनने वाला वेट, तो हमारा वेट कहलाएगा 60 केजी वेट। ये कहलाती है हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट। मतलब लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि जब भी वो वेइंग मशीन में अपना वेट कैलकुलेट करते हैं तो बोलते हैं हमारा वेट है 60 केजी, बट ये स्टेटमेंट गलत है। उनका मास है 60 केजी। 60 केजी से बनने वाला वेट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, उनका वेट है 60 केजी वेट, ना कि सिर्फ 60 केजी। 60 केजी इज अ यूनिट ऑफ मास, मतलब केजी इज अ यूनिट ऑफ मास, लेकिन केजी वेट किसकी यूनिट है, वो हमारी वेट की यूनिट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अगर वेट ना बोल के मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरा 1 केजी से बनने वाला फोर्स, तो आप इसको मैथमेटिकली हम उससे रिलेट कैसे करेंगे, न्यूटन से रिलेट किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 1 केजी वेट की बात कर रहा हूं। तो 1 केजी वेट मतलब क्या बोल रहा हूं, 1 केजी मास को मैंने 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया नीचे की तरफ। तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 9.8 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये क्या बन गया, 1 केजी वेट बन गया मेरा। और इसी तरीके से 9.8 में ऐसे छोड़ देता हूं, यहाँ पे क्या बनता है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये क्या है, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, 1 न्यूटन, मतलब ये क्या बन गया मेरे पास, 9.8 न्यूटन बन गया। सो 1 किलो वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से मेरी ये ग्रेविटेशनल यूनिट बनती है, और ग्रेविटेशनल यूनिट मेरी एसआई सिस्टम में। अगर इसी चीज को मैं सीरियस सिस्टम में समझू तो किस तरीके से होगा, तो मैं मानता हूं कि इसको आप नोट डाउन कर रहे हो, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद इसको मिटा के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इसी चीज को हम समझते हैं सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट। तो हम चल रहे हैं सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस फॉर्म, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट बनता है मेरे पास 1 ग्राम वेट, या फिर इसको 1 ग्राम फोर्स भी नाम देते हैं, या तो 1 ग्राम वेट भी बोल सकते हैं, 1 ग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 1 ग्राम वेट को समझते हैं क्या है। 1 ग्राम वेट का मतलब ये हुआ, 1 ग्राम वेट का मतलब हुआ कि जब मैं 1 ग्राम के मास को 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करूंगा, तो मेरे को 1 ग्राम वेट फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब क्या होगा, इसको मैं रिलेट करता हूं आपके डाइन से। मेरे सीजीएस सिस्टम में क्या बन रहा था, डाइन बन रहा था, तो मैं डाइन से रिलेट करता हूं। डाइन से रिलेट करने में मेरे को यहाँ पे ग्राम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ग्राम मिल रहा है, या मीटर मिल रहा है, या सेंटीमीटर मिल रहा है, मतलब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं कि 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मैंने एस्टेस छोड़ दिया, और 9.8 मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9.8 मीटर क्या हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा मेरे पास 980 सेंटीमीटर, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं। जब एज इट इज छोड़ दिए तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू 980, और ये पूरा पार्ट क्या है मेरे पास, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये कहलाता है मेरे पास डाइन। सो 1 ग्राम वेट इज इक्वल्स टू 980 डाइन। तो ये मेरा वीडियो लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला जाना, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, इसकी ऐसा यूनिट जाना जो कि न्यूटन होती है, इसकी सीजीएस यूनिट जाना जो कि डाइन होती है। न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़ते हैं, जो कि एसआई में मेरा कहलाता है 1 केजी वेट, और सीजीएस में मेरा कहलाता है 1 ग्राम वेट। हमने एक चीज जान ली कि जो 1 केजी वेट है वो हमारी वेट की यूनिट है, और केजी हमारा मास की यूनिट है। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा का पूरा नोट डाउन करो, और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। चलिए इस वीडियो के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट है जो कि मास 2 kg है उसका, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है
जो फोर्स मेरा एक वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 3I प्लस ऑफ 4J, ये हमको फोर्स दिया गया है। तो व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या दे रहा है। सबसे पहले मास हमको क्लियर कट पता है, मास क्या आ रहा है हमारे पास, मास आ रहा है हमारे पास 2 kg का। ठीक, अब ये फोर्स क्या बन रहा है, फोर्स बन रहा है 3I प्लस का 4J, मतलब ये फोर्स मेरा एक प्लेन में है। I और J का मतलब क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में एक फोर्स की बात की जा रही है। तो एक्स वाई प्लेन की फोर्स क्या है, ये मेरा एक फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्स मैं किस तरीके से दिखा रहा हूं, इस तरीके से दिखा रहा हूं। इसके दो कंपोनेंट है, एक मेरा एक्स एक्सिस में, अगर मैं फोर्स का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट देखता हूं तो वो 3I बन रहा है मेरा, और अगर मैं वाई एक्सिस में कंपोनेंट देखता हूं तो ये क्या बनता है मेरे पास, 4J बनता है। ठीक, तो हमको क्या चाहिए पड़ेगा, हमको मॉड ऑफ F चाहिए पड़ेगा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली F बोलेंगे, और सिंपली F कैसे होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट प्लस ऑफ y कंपोनेंट, मतलब क्या होगा मेरे पास 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। I J मेरे खाली यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो यूनिट वेक्टर्स को हम यूज नहीं करते हैं, मतलब मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ ax और मॉड ऑफ ay हम लेते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ चुका है, हमने पहले डिराइव कर चुके हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 होगा। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास √25, दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो अब मेरे पास मास भी आ गया है, मेरे पास फोर्स भी आ गया है। मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो सीधा सा हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। अब एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं, फोर्स क्या है मेरे पास, फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन, तो ये क्या हो गया मेरे पास 5 न्यूटन, और अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, अपॉन में आएगा मास, क्योंकि मेरे पास कितना है 2 kg, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू 2.5, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। नहीं तो हम समझ लेते हैं कि न्यूटन क्या होता है, न्यूटन को हम बोलते हैं kg मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये हमारा न्यूटन होता है, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर रहे हैं, kg कर रहे हैं, मतलब kg से kg हम कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली एक्सेलरेशन क्या बनता है मेरे पास 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन की यूनिट याद है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाओगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।